Friends, I'm Priya, JIIB and CIIB 10-year experience expert. I am a banker. In this session, we are going to understand Human Resource Management, Module A, Chapter 4, HRM in Indian Banks in a simple, practical and exam-oriented way. Let's start. अब आप यहाँ देखिए How to Run a Bank, The Beginner's Guide to HRM, Volume 1, Indian Banking Sector. तो इस स्लाइड में हमारे आज के विषय का टाइटल दिया गया है। हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM के बेसिक्स को समझेंगे। अच्छा। और वो भी खास तौर पर इंडियन बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में। तो ये एक तरह से बिगिनर्स गाइड है। तो HRM का मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हुआ, सही गाना? बिल्कुल सही। इस लाइन को वर्ड बाय वर्ड याद रखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिए, द मिशन, द राइट इक्वेशन, राइट पीपल प्लस राइट प्लेस प्लस राइट टाइम इक्वल्स इफेक्टिव टास्क कंप्लीशन। ये HRM का मूल मंत्र है। सही काम के लिए सही लोगों को सही जगह पर और सही समय पर रखना, ताकि काम प्रभावी ढंग से पूरा हो सके। हाँ, तो क्या HRM का पूरा फोकस इसी एक फॉर्मूला पर होता है? हाँ, कह सकते हैं कि ये HRM का मुख्य उद्देश्य है। इसी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता सुनिश्चित होती है। HRM is the process of ensuring the organization meets its objectives through this specific formula. The goal is to maximize efficiency to achieve the organization's overall objectives. इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि HRM एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्य को इसी फॉर्मूले के जरिए हासिल करती है। और मुख्य उद्देश्य है एफिशिएंसी को बढ़ाना। बिल्कुल, कार्यक्षमता को बढ़ाना। अच्छा, यहाँ लिखा है ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। इससे क्या मतलब है? जैसे बैंक का मुनाफा और? सही समझा। इसमें मुनाफा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और बिजनेस ग्रोथ, ये सभी बड़े लक्ष्य शामिल होते हैं। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिए, स्टेप 1, द मास्टर प्लान, HR प्लानिंग। बिफोर यू हायर यू मस्ट प्लान द 6 स्टेप असेंबली लाइन। तो पहला कदम है प्लानिंग। किसी को भी हायर करने से पहले एक पूरी प्लानिंग जरूरी है और इसके 6 कदम है। 6 कदम। पहला पॉइंट है 1, असेस, एनालाइज करंट रिसोर्सेज। पहला कदम है असेस यानी आकलन करना। मतलब बैंक के पास अभी कितने और किस तरह के एम्प्लॉइज हैं, इसकी जांच करना। अच्छा, तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास पहले से कौन लोग हैं। बिल्कुल, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल, ये पता करना कि मौजूदा स्थिति क्या है। दूसरा पॉइंट 2, प्रोजेक्ट, फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन। दूसरा कदम है प्रोजेक्ट यानी अनुमान लगाना। इसमें बैंक के भविष्य के जो बिजनेस प्लान्स हैं, जैसे नई ब्रांचेस खोलना, उसके बारे में सोचा जाता है। मतलब आगे बैंक क्या करने वाला है, ये सोचना। एकदम सही, भविष्य की योजना बनाना। तीसरा पॉइंट 3, फोरकास्ट, कैलकुलेट पीपल नीडेड। तीसरा कदम है फोरकास्ट। इसमें जो फ्यूचर प्लान्स हैं, उनके आधार पर ये कैलकुलेट करना कि हमें कितने और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोजेक्ट के बाद हम लोगों की संख्या निकालते हैं। हाँ, पहले प्लान, फिर उस प्लान के लिए जरूरी लोगों की संख्या का अनुमान। चौथा पॉइंट 4, चेक सप्लाई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। चौथा कदम है चेक सप्लाई। ये देखना कि जरूरी लोग मिलेंगे कहां से, बैंक के अंदर से यानी इंटरनल, या फिर बाहर से यानी एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब प्रमोशन से। हाँ। और एक्सटर्नल मतलब नई भर्ती से। सही समझा। इंटर्मो का मतलब प्रमोशंस या ट्रांसफर्स और एक्सटर्नल का मतलब है नई हायरिंग। पांचवा पॉइंट 5, अक्वायर, हायर एट द राइट टाइम। पांचवा कदम है अक्वायर यानी प्राप्त करना। इसका मतलब है सही समय पर लोगों को हायर करना। समय यहाँ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गलत समय पर हायरिंग से या तो काम रुक जाता है या फिर अनावश्यक खर्चा होता है। छठा पॉइंट 6, डिप्लॉय, सेंड टू रिक्वायर्ड प्लेसेस। और आखिरी कदम है डिप्लॉय यानी तैनात करना। सही लोगों को हायर करके उन्हें जरूरत वाली जगहों पर पोस्ट करना। मतलब उन्हें उनकी ब्रांच डिपार्टमेंट में भेजना। हाँ, उन्हें उनकी आवश्यक जगह पर काम पर लगाना। नोट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग HRP ensures you have the right number and kind of people to meet business forecasts. तो ये जो नोट है, ये HRP का सारांश है।
HRP ये सुनिश्चित करता है कि बिजनेस के अनुमान को पूरा करने के लिए आपके पास सही संख्या में और सही प्रकार के लोग हों। ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। HRP का फुल फॉर्म एक बार और बता दीजिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसे जरूर याद रखें। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिए, स्टेप 2, स्काउटिंग द टैलेंट। दूसरा कदम है टैलेंट को खोजना। इसमें 2 मुख्य भाग हैं, रिक्रूटमेंट, सोर्सिंग और सिलेक्शन, द परफेक्ट फिट। रिक्रूटमेंट, जिसे सोर्सिंग भी कहते हैं, इसका मतलब है पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए आकर्षित करना। और सिलेक्शन का मतलब है उन एप्लीकेंट्स में से सबसे अच्छे यानी परफेक्ट फिट को चुनना। तो रिक्रूटमेंट में हम लोगों को बुलाते हैं और सिलेक्शन में उनमें से चुनते हैं। बिल्कुल सही। रिक्रूटमेंट एक बड़ा पूल बनाने जैसा है और सिलेक्शन उस पूल से सही मछली पकड़ने जैसा है। गोल, करेक्ट टैलेंट मिक्स। इस पूरी प्रक्रिया का लक्ष्य है कि बैंक में अलग अलग टैलेंट का सही मिश्रण हो। मेथोडोलॉजी अपग्रेड। 1. द ओल्ड वे, गट फीलिंग एंड आर्बिट्ररी। पहले भर्ती का जो पुराना तरीका था वो था गट फीलिंग, यानी सिर्फ अंतर्बोध पर आधारित। ये मनमाना होता था, आर्बिट्ररी। मतलब बस ऐसा लगा कि ये कैंडिडेट अच्छा है तो रख लिया। हाँ, इसमें कोई आधार या साइंटिफिक मेथड नहीं होता था। 2. द न्यू वे, साइंटिफिक सिलेक्शन मेथड्स। अब नया तरीका है साइंटिफिक सिलेक्शन मेथड्स का। इसमें टेस्ट्स, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जैसे वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल होता है। और इससे फायदा क्या होता है? इससे गलतियां कम होती हैं और सही व्यक्ति को चुनने की संभावना बढ़ जाती है। मिनिमाइज एरर्स, इंप्रूव कंपेटिटिव पोजीशन, प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट जॉब। तो इस नए तरीके का उद्देश्य है गलतियों को कम करना, मार्केट में बैंक की स्थिति को मजबूत करना और सही इंसान को सही नौकरी पर लगाना। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिए, स्टेप 3, लेवलिंग अप, ट्रेनिंग। डेवलपमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट अ कॉस्ट। तीसरा कदम है ट्रेनिंग, और यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयज का विकास एक निवेश है, खर्चा नहीं। निवेश कैसे? क्योंकि एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय बैंक के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, जिससे बैंक को आगे चलकर फायदा होता है। यहाँ एक पार्टनरशिप दिखाई गई है द बैंक और द एम्प्लॉय के बीच। अच्छा। द बैंक प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, सेट्स द स्टेज। इस पार्टनरशिप में बैंक का काम है एक ढांचा यानी फ्रेमवर्क प्रदान करना और ट्रेनिंग के लिए एक मंच तैयार करना। फ्रेमवर्क से क्या मतलब है? फ्रेमवर्क का मतलब है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना। द एम्प्लॉय आइडेंटिफाइज द नीड्स, कमिट्स टू ग्रोथ। वहीं एम्प्लॉय का काम है अपनी ज़रूरतों को पहचानना कि उसे कहाँ सुधार करना है और अपने विकास के लिए प्रतिबद्ध रहना। तो ये एक 2 तरफा प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये एक साझेदारी है, एक पार्टनरशिप। Training is a partnership. The bank provides the infrastructure, but the employee must identify where they need to grow to help the business succeed. इस नोट में वही बात साफ लिखी है, ट्रेनिंग एक पार्टनरशिप है, बैंक सुविधाएं देगा, लेकिन एम्प्लॉय को खुद पहचानना होगा कि बिजनेस को सफल बनाने के लिए उसे कहाँ विकास करने की जरूरत है। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिए, स्टेप 4, मेंटेनेंस एंड केयर, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस एंड वेलफेयर। चौथा कदम है देखभाल और सुरक्षा। इसमें कानूनी दायित्व यानी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस और कल्याण यानी वेलफेयर शामिल हैं। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस मतलब? जो कानून के हिसाब से जरूरी है। एकदम से वो चीजें जो सरकारी नियम के अनुसार अनिवार्य हैं। गवर्नमेंट मैंडेट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स मस्ट स्पेंड अप टू 3% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑन स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटीज। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सरकारी आदेश है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अपने शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट्स का 3% तक स्टाफ के कल्याण कार्यों पर खर्च करना होता है। एग्जाम के लिए ये 3% का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अप टू 3% मतलब 3% तक, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, इसका मतलब है अधिकतम 3% तक खर्च करना अनिवार्य है। एग्जीक्यूशन, स्टाफ वेलफेयर कमिटीज। रोल, to devise and administer schemes that suit the specific needs of employees within the allocable funds. इस मैंडेट को लागू करने के लिए स्टाफ वेलफेयर कमिटीज होती हैं। अच्छा। इनका काम है उपलब्ध फंड्स के अंदर
ऐसी स्कीम्स बनाना और उन्हें चलाना जो एम्प्लॉयज की खास जरूरतों को पूरा करें। तो ये कमिटीज डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ खर्च होगा। सही, ये एम्प्लॉयज की जरूरतों को समझकर उस हिसाब से स्कीम्स बनाती हैं। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिए, स्टेप 5, द रूल्स ऑफ रिवॉर्ड कॉम्पनसेशन। 5वां कदम है कॉम्पनसेशन, यानी वेतन और भत्ते। IBA सेटलमेंट साइकिल, 5-year ब्लॉक, इंडस्ट्री लेवल बायलैटरल सेटलमेंट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कॉम्पनसेशन IBA सेटलमेंट साइकिल के तहत तय होता है। IBA का मतलब है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ओके। ये हर 5 साल में एक बार होता है और इसे इंडस्ट्री लेवल बायलैटरल सेटलमेंट कहते हैं। बायलैटरल सेटलमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये समझौता 2 पक्षों के बीच होता है। एक तरफ IBA जो बैंक्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरी तरफ बैंक यूनियंस जो एम्प्लॉयज को। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन HOIBS। इस प्रक्रिया में कौन शामिल है? मुख्य रूप से इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो IBA अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ से बात करती है? हाँ, ये उनका प्रतिनिधित्व करती है। What covers entire gamut of compensation? इसमें क्या शामिल है? इसमें कॉम्पेंसेशन से जुड़ी हर चीज शामिल होती है, बेसिक पे, अलाउंसेस इत्यादि। एंटायर गैमेट मतलब सब कुछ? हाँ, वेतन से संबंधित लगभग सभी पहलू। हाउ रिक्वायर्स मैंडेट्स फ्रॉम इंडिविजुअल बैंक्स। ये कैसे होता है? IBA को हर एक बैंक से इस समझौते के लिए अधिकार या मैंडेट लेना पड़ता है। तो हर बैंक को इस पर सहमत होना पड़ता है? हाँ, उनकी सहमति जरूरी है। In public sector banks, PSB's wages are not negotiated individually, but covered by massive industry-wide agreements. ये नोट बहुत जरूरी है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी अलग से निगोशिएट नहीं होती। ये पूरे इंडस्ट्री के लिए एक बड़े समझौते के तहत तय होती है। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिए, स्टेप 6, द स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ensuring outputs are congruent with organizational goals। 6वां कदम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि एम्प्लॉयज का काम बैंक के लक्ष्यों के अनुरूप हो। इसके 2 पहलू हैं, द कैरेट और द स्टिक। द कैरेट, रिवॉर्ड्स एंड ग्रोथ, आइडेंटिफाई द परफॉर्मर्स। द कैरेट यानी गाजर, इसका मतलब है इनाम। इसमें अच्छा काम करने वाले यानी परफॉर्मर्स को पहचान कर उन्हें रिवॉर्ड्स और ग्रोथ के मौके दिए जाते हैं, जैसे प्रमोशन या बोनस। बिल्कुल, ये उनको प्रोत्साहित करने का तरीका है। द स्टिक, करेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई नॉन परफॉर्मर्स विद जेन्युइन इंटेंशन टू ट्रांसफॉर्म देम। द स्टिक यानी छड़ी, इसका मतलब है सुधार। इसमें उन लोगों को पहचाना जाता है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, यानी नॉन परफॉर्मर्स। अच्छा। लेकिन यहाँ उद्देश्य उन्हें सजा देना नहीं, बल्कि उनमें सुधार लाना है। तो इंटेंशन उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है, निकालना नहीं। हाँ, मुख्य उद्देश्य उनकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाना है। टूल, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, KRAs, used to measure success across different categories of officers। परफॉर्मेंस को मापने के लिए एक टूल है जिसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज या KRAs कहते हैं। इससे अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स की सफलता को मापा जाता है। तो हर ऑफिसर के लिए KRAs अलग होते हैं? हाँ, उनके रोल और जिम्मेदारियों के हिसाब से उनके KRAs तय किए जाते हैं। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिए, सिस्टम अपडेट, कोर बैंकिंग, CBS। अब हम एक इम्पोर्टेंट सिस्टम अपडेट की बात करेंगे, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या CBS। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे अलग अलग ब्रांचेस एक सेंट्रल हब से जुड़ी हैं और उनके बीच रियल टाइम डेटा शेयर होता है। रियल टाइम डेटा का क्या मतलब है? मतलब जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है, उसकी जानकारी तुरंत सेंट्रल सिस्टम में अपडेट हो जाती है। डेफिनेशन, अ सर्विस वे कस्टमर्स कैन एक्सेस अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्ट फ्रॉम एनी मेंबर ब्रांच, नॉट जस्ट द वन वेयर दे ओपन द अकाउंट। ये CBS की परिभाषा है। ये एक ऐसी सर्विस है जिससे कस्टमर अपने अकाउंट को किसी भी ब्रांच से एक्सेस कर सकता है, ना कि सिर्फ उस ब्रांच से जहां उसने अकाउंट खुलवाया था। ओके। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए याद रखिएगा। तो मैं अपने मुंबई के अकाउंट से दिल्ली की ब्रांच में पैसे निकाल सकती हूँ CBS के कारण? एकदम सही, यही CBS का सबसे बड़ा फायदा है। हाँ। Context, advancement in internet and IT has fundamentally changed the way of doing business। इसका संदर्भ ये है कि इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रगति ने बैंकिंग में काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। CBS इसी बदलाव का नतीजा है। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिए, द अपग्रेड, चेंजिंग रोल ऑफ HRM,
फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू स्ट्रेटेजी। इस स्लाइड में हम एचआरएम के बदलते हुए रोल को समझेंगे। पहले एचआरएम सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम था, अब ये एक स्ट्रेटेजिक काम बन गया है। ओल्ड मॉडल, अनवारंटेड टीयर्स, स्लो डिसीजंस, ब्यूरोक्रेटिक। पुराना मॉडल एक पिरामिड जैसा था, इसमें कई अनावश्यक लेवल्स होते थे, फैसले धीरे होते थे और पूरी प्रक्रिया बहुत ब्यूरोक्रेटिक थी। ब्यूरोक्रेटिक मतलब बहुत ज्यादा पेपर वर्क और रूल्स, हाँ, जिसमें काम की गति बहुत धीमी हो जाती है। न्यू मॉडल, एलिमिनेटेड टीयर्स, क्विकर डिसीजंस, एम्पावर्ड एम्प्लॉइज। नया मॉडल एक नेटवर्क जैसा है, इसमें अनावश्यक लेवल्स को हटा दिया गया है, फैसले जल्दी होते हैं और एम्प्लॉइज को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। तो अब सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल और फास्ट हो गया है। बिल्कुल, यही नए मॉडल का लक्ष्य है। Learning systems are being thoroughly overhauled to support this new strategic agility. इस नई strategic फुर्ती यानी agility को सपोर्ट करने के लिए learning systems यानी ट्रेनिंग के तरीकों को भी पूरी तरह से बदला जा रहा है। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिए, The strategic checklist. HR is no longer just admin, it is business strategy. ये एक स्ट्रेटेजिक चेकलिस्ट है। इससे साफ है कि एचआर अब सिर्फ एडमिन का काम नहीं, बल्कि बिजनेस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। Planning. Develop resources from all sources. प्लानिंग का मतलब है सभी स्रोतों से रिसोर्सेज को विकसित करना। ऑल सोर्सेज मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। हाँ, दोनों ही। Recruitment. Strategic sourcing for early fit. Recruitment में strategic sourcing करना ताकि शुरू में ही सही कैंडिडेट मिले। स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग का क्या मतलब है? मतलब ऐसी जगहों से हायरिंग करना जहां से बैंक की जरूरतों के मुताबिक बेस्ट टैलेंट मिलने की संभावना हो। सिलेक्शन, मिनिमाइज एरर्स वाया साइंटिफिक मेथड्स। सिलेक्शन में साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करके गलतियों को कम से कम करना। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। हाँ, बिल्कुल वही। ट्रेनिंग, डेवलप कॉम्पिटेंसीज फॉर फ्यूचर नीड्स। ट्रेनिंग ऐसी देनी है जिससे भविष्य की जरूरतों के लिए काबिलियत यानी कॉम्पिटेंसीज विकसित हों। तो सिर्फ आज के लिए नहीं, आगे के लिए भी तैयार करना। एकदम सही, ये एक दूरदृष्टि है। परफॉर्मेंस, रिगरसली डिस्टिंग्विश परफॉर्मर्स वर्सेस नॉन परफॉर्मर्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में परफॉर्मर्स और नॉन परफॉर्मर्स के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करना। रिगरसली मतलब सख्ती से। हाँ, इसका मतलब है कि ये अंतर साफ और निष्पक्ष आधार पर होना चाहिए। जॉब मैन फिट, कॉम्पिटेंसी मैपिंग टू पुट द राइट मैन ऑन द राइट जॉब। इस लाइन को वर्ड बाय वर्ड याद रखिए। जॉब मैन फिट का मतलब है कॉम्पिटेंसी मैपिंग का इस्तेमाल करके सही इंसान को सही काम पर लगाना। अच्छा, यहाँ मैन का मतलब एक पर्सन या इंडिविजुअल से है, जेंडर से नहीं। कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होता है? इसका मतलब है कि एक जॉब के लिए क्या क्या स्किल्स जरूरी है उनकी लिस्ट बनाना और फिर देखना कि किस कैंडिडेट के पास वो स्किल्स हैं। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिए, द फाइनल वर्ड, ये हमारा आखिरी स्लाइड है जो इस पूरे विषय का सारांश देता है। कंपेयर टू बिजनेस प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग टेक्स मच लॉन्गर टू बिकम ऑपरेशनल। इसका अर्थ है कि बिजनेस प्लानिंग की तुलना में मैन पावर प्लानिंग यानी इंसानी संसाधन की प्लानिंग को लागू होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मशीनें या नियम तुरंत लागू हो सकते हैं, लेकिन एक टीम बनाने में, लोगों को ट्रेन करने में समय लगता है। Machines and mandates are fast, but building a team is a commitment. In Indian banking, the human resource strategy is the business strategy. मशीनें और आदेश तेजी से काम करते हैं, लेकिन एक टीम बनाना एक प्रतिबद्धता, एक कमिटमेंट है। सही बात है। इसलिए इंडियन बैंकिंग में ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी ही असल में बिजनेस स्ट्रैटेजी है। ये लाइन इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। मतलब बैंक की सफलता उसके लोगों पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही, एक अच्छी टीम ही एक अच्छा बैंक बनाती है। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है। फ्रेंड्स, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। If you appreciate this effort, please like the video and share it with your fellow learners. Keep learning, like, share, subscribe, and if you have any suggestions or advice, please comment below.